वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस में बजट से संबंधित शब्दावलियों से प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक फाइनेंस की। इंडिया में, भारत में लोक वित्त। तो लोक वित्त एक विस्तृत विषय है जिसमें सभी मामले आ जाते हैं। मुद्रा से जुड़े जो भी मामले हैं लोक वित्त के अंदर आएंगे। इसमें सरकार के द्वारा प्राप्त किया गया धन, खर्च किया गया धन, उधार लिया गया धन और छापी गई मुद्रा, तो जितना भी लेखा जोखा है मुद्रा से संबंधित वो सब लोक वित्त के अंतर्गत आएगा। लोक वित्त सरकारी वित्त को अब लोक अर्थशास्त्र या फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स अगर पूछा जाए, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट्स हैं, उसमें आपसे सीधे सीधे एक शब्द देते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। जैसे एमपीपीएससी वगैरह में होता है, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, यूपीपीसीएस में भी, तो उसमें आपके ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं, या फिर आप इन लाइन को कोड भी कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। इसके बाद बजट। बजट क्या है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष का, जो आने वाला वर्ष है, उसमें आय और व्यय के ब्यौरे का जो होता है उसका लेखा जोखा, उसको बजट कहा जाता है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग यानी बजट शब्द जो है ये कहीं पर भी संविधान में नहीं है। इस शब्द का उपयोग निजी कंपनी, कॉरपोरेशन इत्यादि के लिए किया जाता है। बजट फ्रांसीसी शब्द बजट से बना है और इसका अर्थ होता है चमड़े का बैग। तो ये फ्रांसीसी शब्द बूजट से बना है जिसका अर्थ चमड़े का बैग हो जाता है। भारत का केंद्रीय बजट, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बजट शब्द तो संविधान में नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत दिया गया है। बजट तैयार करना, प्रस्तुत करना केंद्र और राज्य दोनों में सरकार की ओर से एक संवैधानिक दायित्व होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो पहली चीज़ तो जैसे ऑप्शन दिए जाए उस हिसाब से आपको टिक करना है। अगर अनुच्छेद में ऑप्शन दिए जाए तो अनुच्छेद 112 याद रखिए, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण, और ऐसा दिया जाए अगर वाक्य वाले दिए जाए कि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है तो ये वाला आपको टिक करना है। ठीक है ना, जैसे ऑप्शन मिले वैसा ही आंसर आपको टिक करना है। अगला शब्द दिया गया है, अगला तथ्य। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. षणमुख शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये तथ्य भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है, रेलवे वगैरह के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। 1920-21 के दौरान एक वर्थ समिति, ये प्रश्न भी यूपीपीसीएस में बना है, कि सिफारिश को आधार बनाकर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। 2017-18 में रेल बजट को आम बजट में फिर से मिला दिया गया। फिर वित्तीय वर्ष 17-18 से बजट प्रस्तुत करने की तिथि में भी बदलाव किया गया करके 1 फरवरी को कर दिया गया। इससे पहले 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता था। तो पहले 28 या 29 फरवरी को होता था, फिर 2017-18 से क्या हुआ, चेंजेस हुए और 1 फरवरी से बजट पेश किया जाने लगा, प्रस्तुत किया जाने लगा। इतना याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण से तथ्य हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। इसके बाद शब्दावलियों पर आते हैं जहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो रिवेन्यू क्या होता है, राजस्व क्या होता है? किसी कंपनी अथवा सरकार के द्वारा पैसों का उपार्जन आय के रूप में जिसके कारण सरकार पर वित्तीय भार नहीं पड़ता हो, उसको राजस्व कहा जाता है। जैसे कि कर से प्राप्त आय जो है, गैर कर से प्राप्त आय और विदेशी अनुदान, इन सबको राजस्व के अंतर्गत रखते हैं, ये रिवेन्यू कहलाता है सरकार का। फिर गैर राजस्व में क्या क्या आता है? नॉन रिवेन्यू क्या है? किसी कंपनी अथवा सरकार के द्वारा वैसा धन प्राप्त करना जिसे आय या उपार्जन की श्रेणी में ना रखा जाए, गैर राजस्व स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि ऋण के द्वारा धन की प्राप्ति, तो इसको क्या कहेंगे? गैर राजस्व। मतलब अगर हमने किसी से ऋण ले लिया, कर्ज ले लिया, तो वो कैसा धन है? धन तो है, हमें हमारी जो उस समय की ज़रूरतें हैं, तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति तो वो धन कर देगा, लेकिन एक प्रकार का बोझ ही हो जाएगा ना, है ना, तो इस बात का याद रखना है। इसके बाद प्राप्तियाँ, राजस्व और गैर राजस्व स्रोतों के द्वारा सरकार को प्राप्त होने वाली धन की संभूति को प्राप्ति कहा जाता है, उनके योग को कुल प्राप्ति कहते हैं। इसके बाद राजस्व प्राप्ति, रिवेन्यू रिसीप्ट क्या होती हैं? सरकार के राजस्व की प्राप्ति को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो कर राजस्व प्राप्ति और एक गैर कर राजस्व। कर राजस्व से जो हमें मिले वो प्राप्तियां और गैर कर राजस्व से मिले वो प्राप्तियां। ठीक है ना, यही चीज़ है। जैसे कर राजस्व से मिलने वाली जो हमें टैक्स वगैरह मिल रहा वो हो गया, और गैर कर मतलब जो ऋण से मिल रहा है वो वाली चीज़ें।
इसके बाद कर राजस्व प्राप्तियाँ, विभिन्न करों, प्रत्यक्ष कर हो, वो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे हमें अभी जीएसटी से मिलता है तो ये सब इसी के अंतर्गत आ जाता है। और भी जितने टैक्स लगते हैं सारा कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा। तो ये इस प्रकार से पैसे का जो उपार्जन किया गया है, उपार्जन यानी कि सरकार ने जो प्राप्त किया है, उगाया है पैसा, वो कर राजस्व प्राप्ति में आएगा, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। और गैर कर राजस्व प्राप्ति, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होंगी? सरकार के द्वारा कर के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उपार्जित पैसे को गैर कर राजस्व प्राप्ति कहते हैं। राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सरकार के द्वारा उठाया गया वैसा सभी प्रकार का व्यय जो राजस्व किस्म अथवा बाध्यताकारी किस्म का हो, राजस्व व्यय कहलाता है। इस प्रकार के व्यय का मूल पहचान यह है कि उपभोगात्मक होते हैं, इनमें उत्पादक परिसंपत्ति सृजन करना शामिल नहीं है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। राजस्व घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो, कुल व्यय समझ रहे हैं ना, यदि कुल व्यय कुल आय से अधिक हो तो घाटे की मात्रा राजस्व घाटे कहलाती है। हमारा व्यय आय से ज़्यादा हो जाए तो उसको घाटा तो कहेंगे ही कहेंगे। और ये अगर बात हो गई राज्य की सरकारी बजट में, राजस्व खाते में, तो ये राजस्व घाटा कहलाएगा, ठीक है ना। इसके बाद राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट क्या होता है? बजट का वह भाग जिसका संबंध राजस्व के व्यय अथवा आय से हो। इस बजट में कुल राजस्व प्राप्ति, कुल राजस्व व्यय का वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत हो, या अतिरेक या घाटे दोनों ही तरह का हो सकता है, ठीक है, तो इसको राजस्व बजट कहते हैं। फिर आता है पूंजी बजट। यह बजट का वह भाग है जिसका संबंध पूंजी की प्राप्ति या फिर व्यय से हो, या उन साधनों को दर्शाता है जिसके द्वारा पूंजी का प्रबंधन किया जाए। जब हम मनी का मैनेजमेंट करते हैं उसमें पूंजी बजट होता है। उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ पूंजी का व्यय हो, तो पूंजी का कहीं पर प्राप्ति होना, कहीं पर व्यय होना, उसको पूंजी बजट या फिर कैपिटल बजट कहते हैं। पूंजी प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट कहाँ पर है? तो किसी भी सरकार की सभी गैर राजस्व प्राप्तियों को पूंजी प्राप्ति कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको जरूर याद रखें। इस प्रकार की पूंजी का उद्देश्य निवेश करना होता है और सरकार इसका उपयोग योजना विकास के लिए कर सकती है, ठीक है ना। इसके बाद अगला देखिए, पूंजी व्यय क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे सभी क्षेत्र जिन्हें सरकार से पूंजी उपचय शामिल होते हैं, जो सरकार को भविष्य निधि, लघु बचत योजना, इंदिरा विकास पत्र या फिर किसान विकास पत्र इत्यादि से प्राप्त हो, इनको पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और वैसे सभी क्षेत्र जिन्हें सरकार से पूंजी प्राप्त होती है, पूंजी व्यय का भाग कहलाते हैं। पूंजी घाटा क्या है? कैपिटल डेफिसिट भी होता है। तो सार्वजनिक वित्त या फिर अर्थशास्त्र में ऐसा कोई शब्द है नहीं, लेकिन व्यवहार में अक्सर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे पूंजी की कमी हो जाना या फिर पूंजी की विरलता के अर्थ में रोजमर्रा की आर्थिक समाचारों में सुनाई देता है। तो पूंजी की कमी अगर महसूस हो रही है तो उसको पूंजी घाटा, कैपिटल डेफिसिट कह दिया जाता है। राजकोषीय घाटा बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा। यदि सरकार की कुल प्राप्ति, इसको आप सूत्र के रूप में भी लिख लें, क्योंकि सूत्र के रूप में भी कई बार ऑप्शन में देखने को मिलता है, जैसे कि सरकार की कुल प्राप्ति, राजस्व या पूंजी प्राप्ति तथा कुल व्यय। तो कुल प्राप्ति प्लस कुल व्यय का संतुलन नकारात्मक हो जाए तो यह राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। कुल प्राप्ति और कुल व्यय का संतुलन जो है, कुल प्राप्ति बराबर कुल व्यय होना चाहिए। एक प्रकार से वही चीज़ हो गई, हमारी कुल प्राप्ति यानी कि हमारी कुल आय जो है वो व्यय से ज़्यादा हो गई। अगर कुल प्राप्ति बराबर कुल व्यय है तो ये सही है, लेकिन अगर यहाँ पर कुल हमारी जो प्राप्ति है उससे व्यय हमारा ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा दिखेगा आपको। तो ये संतुलन में रहे तो ठीक है, अगर संतुलन नकारात्मक हो जाए, मतलब कोई एक चीज़ बढ़ जाए, तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा दिख जाता है। इस अवधारणा का उपयोग भारत में वित्त वर्ष 1997-98 से किया जा रहा है। प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? वित्तीय घाटा एक साल की ब्याज देनदारियां हटाकर प्राथमिक घाटा है। इस शब्द का इस्तेमाल भारत में 1997-98 के बजट से शुरू हुआ था। सार्वजनिक व्यय क्या होते हैं? सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पादक, कल्याण आदि पर किए गए व्ययों से है। मतलब सार्वजनिक काम पर जो व्यय किए गए वो सार्वजनिक व्यय है। सार्वजनिक ऋण क्या है? पब्लिक डेब्ट। किसी समय विशेष पर देश के ऊपर सकल ऋण दायित्व ही सार्वजनिक ऋण कहलाता है। सार्वजनिक ऋण आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। देश के अंदर से अल्प बचत योजनाओं आदि से लिया गया ऋण आंतरिक ऋण होता है, जबकि देश के बाहर से लिए गए बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, वाणिज्यिक उधार आदि बाह्य सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगला है शून्य आधारित बजट। ये टर्म बहुत एग्जाम में भी लेटेस्ट पूछा जा रहा है।
इसका पहला जैसे कि दिया गया है, शून्य आधारित बजट में शून्य को आधार माना जाता है, जैसे पिछले वर्ष के व्यय पर ध्यान नहीं देते हैं। भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1983 से और यह विश्व में सबसे पहले अमेरिका में 1962 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शून्य को आधार मान लेते हैं, पिछले वर्ष का जो व्यय है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो शून्य आधारित बजट हो जाएगा। बजट के प्रकार गोल्डन रूल, संतुलन बजट, जेंडर बजट, आउटकम बजट, परफॉर्मेंस बजट, ये बजट के टाइप हो गए। इसमें जेंडर बजट देखिए तो यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास है। इसका आरंभ ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1984 में हुआ था। इसके तहत सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण, सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि की व्यवस्था करती है। भारत में 2005-06 में बजट से जेंडर बजट का प्रारंभ हुआ। ये अभी मतलब जब शुरुआत हुई थी उस समय काफ़ी पूछा जा रहा था जेंडर बजट। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्दावलियाँ डिस्कस की हैं जो बजट से संबंधित थी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने आरओ री एग्ज़ाम प्रीलिम्स तो आपका जो 2023 का है दिसंबर में, उसके लिए सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए नया ग्रुप स्टार्ट किया है, एक लेटेस्ट कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको सिलेबस के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट को कवर करते हुए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पूरा स्टडी मटेरियल, सिलेक्शन वाला स्टडी मटेरियल, इसके साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा आपको पेड क्विज मिल जाएगा। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।